अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ नोट इशू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं नोट इशू करने के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसके मेथड्स एक्चुअली होते क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है। Methods of note issue. There are different methods of note issue adopted by different countries of the world at different time. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि different countries different method को यूज़ करते हैं। The most important of them are as under. ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा important और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो 3 मेथड यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसके अलावा भी होंगे क्योंकि हर कंट्री डिफरेंट होती है, तो हर कंट्री अपने हिसाब से चलती है। किसी का कोई और प्रोसीजर होगा, किसी का कोई और होगा, ठीक है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो 3 ये सिस्टम्स हैं। फिक्टिशरी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सबसे पहला है फिडुशियरी सिस्टम। अंडर फिक्स फिडुशियरी सिस्टम द गवर्नमेंट फिक्सेस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट्स विदाउट कीपिंग एनी मेटालिक रिजर्व। अब यहाँ पे पहली लाइन में उन्होंने ये बता दिया कि फिक्स फिडुशियरी सिस्टम के अंडर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिज़र्व मेटालिक रिज़र्व फिक्स करके नहीं रखते विदाउट कीपिंग एनी मेटालिक रिज़र्व, ठीक है। बट दिस पोर्शन ऑफ करेंसी मस्ट बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मेटालिक रिज़र्व नहीं रखते, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बॉन्ड्स या शेयर्स निकाल लेती है और वो लोगों में सप्लाई करती है, ठीक है। तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली होता ये कि हम मेटालिक रिज़र्व नहीं रख रहे, लेकिन पैसों के बदले बॉन्ड्स और शेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर लिखा है मस्ट बी बैक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच इज़ कॉल्ड फिडुशियरी लिमिट, ठीक है। अब वो जो बॉन्ड्स और शेयर हम लोग कर रहे हैं ना यूज़, उसको करेंसी को बैकअप देने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिडुशियरी लिमिट। द नोट्स इशूड अदर देन फिडुशियरी लिमिट मस्ट बी फुली बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, अब वो जो गवर्नमेंट के जो हम लोगों ने क्या कहते हैं सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो जितनी भी थी ना उतने हमने नोट इशू कर दिए। अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा, जो फिडुशियरी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हम नोट इशू करने लगेंगे, ठीक है, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो जितनी ज़्यादा लिमिट को क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व या फिर सिल्वर रिज़र्व हमें रखना पड़ेगा। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1844 इन द बैंक चार्टर एक्ट ऑफ 1844। अच्छा, उन्होंने बताया कि ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था 1844 में। नॉर्वे एंड जापान ऑल्सो अडॉप्टेड दिस मैथड। नॉर्वे और जापान ने भी ये मेथड अडॉप्ट किया था। दिस सिस्टम एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दिस सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ नोट्स। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये जो मेथड है इससे अनड्यू एक्सपेंशन नहीं होती, मतलब पैसों करेंसी पूरे कंट्री में ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई नहीं होने लग जाती, ठीक है, तो उस पर एक कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि अगर हमें कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट क्या करना होगा, मतलब फॉर एग्जांपल लोगों के पास पैसे ज़्यादा और अगर हम चाह रहे हैं कि लोगों के पास पैसे कम हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, वो जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी हुई है ना, हम वो बेचना स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देंगे और पैसे अपने पास रख लेंगे। इस तरह क्या होगा कि बैंक के पास पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी ईजी हो जाती है। आगे हैं इसके मेरिट्स। सबसे पहला मेरिट है सेफ्टी। This method of note issues provide safety to notes issued and act as a brake which also provides safety to currency value। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि एक तो सेफ्टी इस तरह प्रोवाइड हो रही है कि ये एक्ट एज अ ब्रेक, ठीक है, मतलब हमें अपनी लिमिट पता है, हम लिमिट से ज़्यादा इशू करेंगे तो हमें गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कायम रहती है, ये नहीं कि अगर क्योंकि सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाए करेंसी का पूरी कंट्री में, तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है, लेकिन इसके थ्रू ये होता है कि करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहती है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टेबिलिटी। दिस सिस्टम नॉट ओनली प्रोवाइड्स वैल्यू स्टेबिलिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विच इज़ हेल्पफुल फॉर रेगुलेटिंग द इंटरनल प्राइजेस एंड एक्सचेंज रेट।
अब उन्होंने बताया कि इस मेथड के थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी भी कायम कर सकते हैं, ऐसे कि सिर्फ नॉर्मल करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, जो कि हमारी प्राइजेस को, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हेल्प करती है। अच्छा, ये तो इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके डीमेरिट्स आप देखो। मेरिट्स हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं, डीमेरिट्स काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 5-6 हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्यों हैं और क्या क्या रीज़न है इसके डीमेरिट्स होने के। अनसूटेबल फॉर मॉडर्न इकोनॉमी इन द मॉडर्न एज ऑफ एवर चेंजिंग वर्ल्ड, द गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं मॉडर्न एज में चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है। चेंजिंग वर्ल्ड में हर चीज़, आपको पता है, हर चीज़ एडवांस आ रही है, न्यू बिल्डिंग्स के डिज़ाइन आ रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई पुरानी चीज़ें प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात, जब नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, नई चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा सप्लाई नहीं हमें मिल सकता पैसों का, ठीक है। एक तो ये नुकसान हो गया। बट दिस सिस्टम इज़ अनसुटेबल फॉर मॉडर्न इकोनॉमी इन विच मनी नीड्स आर ऑफन चेंज। अब यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि मनी नीड्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगर अचानक से हमें पैसे चाहिए होंगे और हमारी लिमिट से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमें गोल्ड चाहिए होगा, ठीक है। एक ये नुकसान हो गया इसका। नेक्स्ट है मेटल ड्रेन। अंडर दिस सिस्टम एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉज टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ नोट्स इवन दो इकोनॉमिक कंडीशंस रिक्वायर इंक्रीज इन इट, कॉज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ नोट्स। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर हम लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, अगर हम अपनी फिडुशियरी लिमिट को क्रॉस करके ज़्यादा पैसे लेना चाह रहे हैं, तो कंडीशन क्या आ गई कि अगर हम अपनी फिडुशियरी लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो जितना ज़्यादा हम लोग क्रॉस करेंगे उतनी ज़्यादा, मतलब जितनी अमाउंट के हिसाब से क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा हमें गोल्ड या सिल्वर रिज़र्व में रखना पड़ेगा। मैं इसकी आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी लिमिट थी 10 लाख रुपए, ठीक है। ये मैं बहुत छोटी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी लिमिट है 10 लाख रुपए, ठीक है। एज अ सेंट्रल बैंक हम 10 लाख रुपए एक लिमिट तक इशू कर सकते हैं पब्लिक में करेंसी, ठीक है। हम लोगों ने नोट छापे और 10 लाख रुपए इशू कर दिए, ठीक है। लेकिन अचानक से हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई और हमें अपनी लिमिट को क्रॉस करना पड़ा। अब हमें ऊपर 5 लाख और की ज़रूरत पड़ गई, मतलब टोटल कितने हो गए, 15 लाख। अब मुझे 15 लाख इशू करने हैं, तो मुझे 10 लाख रुपए, वो तो मेरी लिमिट थी ना, तो वो तो चलो मैंने इशू कर दिए। अब वो जो 5 लाख रुपए है ना, वो इशू करने के लिए कंडीशन ये कि 5 लाख रुपए का गोल्ड या फिर सिल्वर मैं अपने पास रिज़र्व में रखूँगी और फिर 5 लाख रुपए इशू करूँगी। आई होप आपको अब इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनएलास्टिसिटी। दिस सिस्टम इज़ रिलेटिवली इनएलास्टिक बिकॉज अंडर दिस नोट्स other than fiduciary limit can be issued only by increasing gold and silver reserve of the same value। अच्छा, वो बता दें ये इनएलास्टिक है, मतलब इतना क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल मेथड नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, एक कंडीशन है कि अगर हम लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमें गोल्ड रखना पड़ेगा। और सॉरी, लास्ट पॉइंट में भी उन्होंने ये बताया था कि जो अगर हम गोल्ड या सिल्वर अपने पास रिज़र्व रख देंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब वो पड़ा ही रहेगा, कहीं यूज़ नहीं होगा, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। गवर्नमेंट कैन चेंज द फिडुशियरी लिमिट बट चेंज इन द लिमिट शोज वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमने अपनी एक लिमिट रखी हुई है, ठीक है। अगर हम उसे अपने हिसाब से चेंज करना चाहें, ठीक है, और कर भी दें, ज़्यादा कर दें लिमिट को, ठीक है, तो उससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और हमारी गवर्नमेंट वीक शो होती है, ठीक है। और फिर पूरे दुनिया, अब आपको पता है पूरी दुनिया में सख्त मुकाबला है, ठीक है, तो उसमें फिर हमारे पाकिस्तान का शो होगा कि बहुत वीक जा रहा है, इसकी गवर्नमेंट बहुत कम मतलब वीक है, ठीक है। और हम ये लोग ये नहीं चाहते। नेक्स्ट है लॉकअप ऑफ गोल्ड। दिस सिस्टम लॉकअप्स अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड विच कुड अदरवाइज बी यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। अब वो बता रहे हैं कि हम लिमिट से ज़्यादा कोई पैसे इशू करवाते हैं तो होता ही है कि गोल्ड या फिर सिल्वर रखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब वो लॉकअप हो जाता है, मतलब एक तरह से हम लोगों ने एक जगह पे बंद करके रख दिया हुआ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर उसे हम किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ करें, ठीक है, तो उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई फिडुशियरी लिमिट। इफ़ फिडुशियरी लिमिट इज़ हाई और इट हैज़ बीन इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम देन द पीपल विल लूज़ कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। अच्छा, उन्होंने बोला कि अगर फिडुशियरी लिमिट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और टाइम के साथ साथ उसको इंक्रीज़ करते ही जाएंगे,
तो लोग क्या करते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस, करेंसी में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल हमारी करेंसी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, एक तो उसकी वैल्यू कम हुई हुई है, ठीक है, और डॉलर की ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हमारे माइंड में है कि डॉलर की कीमत ज़्यादा हो रही है तो बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन एग्जैक्ट पाकिस्तान में ऑपोजिट हो रहा होता है, जितनी ज़्यादा डॉलर की कीमत इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा हमारी मुल्क की करेंसी वीक है, ठीक है। मतलब एक तरह से पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है अनरिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड। इट इज़ अनइकोनॉमिकल अनरिस्पॉन्सिव टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, अब उन्होंने बताया ना कि एक लिमिट सेट कर दी गई है, तो ये बहुत अनरिस्पॉन्सिव है। मतलब हमें पैसे चाहिए होंगे, वो कहेंगे नहीं लिमिट पूरी होगी, हम आपको ज़्यादा करेंसी नहीं दे सकते, ठीक है। तो मतलब उन्होंने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, हमारी बात का जवाब नहीं दिया, तो इसमें हमें ट्रेड में मसले हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट था फिक्स फिडक्शरी सिस्टम, उसके 2 मेरिट्स थे और 6 डीमेरिट्स थे, तो वो मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब इसमें क्या है, अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नोट्स इशूड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, अब उन्होंने बताया है कि हम जितना भी इशू कर रहे हैं ना, मतलब जितनी भी करेंसी इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम लोगों ने अपने पास रिज़र्व के तौर पे रख लेनी है। द रिज़र्व प्रपोर्शन इज़ यूजुअली फ्रॉम 30% टू 40%। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि रिज़र्व जो हमने रखना है वो 30 या 40% रख सकते हैं, ठीक है, वो वेरी करता है, वो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से रखती है। सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ, अगर मैंने डिसाइड किया मैंने 5 लाख रुपए की करेंसी इशू करनी है कंट्री में, ठीक है, तो 5 लाख का मैं 40% लूँगी, और वो जो 40% अब 5 लाख का 40% कितना बनेगा, कुछ आई थिंक 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का गोल्ड मैं अपने पास रिज़र्व रख लूँगी। अब उन्होंने कहा है कि आप पूरे पैसों का गोल्ड, मतलब पूरा रिज़र्व मत रखो। जिस तरह पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें कहा था जितनी ज़्यादा करेंसी आप इशू करोगे उतना ही रिज़र्व आपने रखना है। पर इन्होंने हमें रिलैक्सेशन दे दिया, इन्होंने हमें बताया कि इस सिस्टम के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं कि हम करेंसी जितनी इशू कर रहे हैं, हम उसका 40 या 30% गोल्ड रख देंगे और इशू कर देंगे पैसे, ठीक है। इट मीन्स अ सेंट्रल बैंक कैन इशू रुपीज़ 100 नोट आफ्टर कीपिंग गोल्ड और सिल्वर वैल्यू ₹30। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर मैंने एक 100 रुपीज़ का नोट इशू करना है तो 40 रुपये का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखूँगी। दिस मैथड ऑफ करेंसी रेगुलेशन इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट टाइम। अब वो बता रहे हैं कि ये मैथड सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है प्रेजेंट टाइम के लिए हिसाब से, एंड इज़ वाइडली यूज इन मैनी कंट्रीज़। और पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ममालिक में यूज़ किया जाता है ये सिस्टम, ठीक है। हर मुल्क में नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्टेड बाय जर्मनी इन 1876। सबसे पहले जर्मनी ने ये अडॉप्ट किया था, एंड फॉलोड विद द मॉडिफिकेशंस बाय यूएसए इन 1914, ठीक है। उसके बाद कुछ चेंजेस लेके आने के बाद, मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस लाने के बाद यूएसए ने भी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया 1914 में। इसके मेरिट्स क्या हैं? इलास्टिक, दिस सिस्टम इज़ मोर इलास्टिक दैन फिक्स्ड फिडक्शरी सिस्टम। अच्छा, अब उन्होंने बोले ज़्यादा इलास्टिक है। कैसे? हमें अगर फिक्स फिडक्शरी में हमारी एक लिमिट थी, लिमिट क्रॉस हो गई तो हमें रिज़र्व, जितना भी हम करेंसी हम इशू करेंगे उतना हमें रिज़र्व रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये इलास्टिक कैसे है कि अगर मैंने जितनी भी अमाउंट इशू करनी है उसका मुझे 40 या 30% रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बैंक ऑब्टेन ₹40 वर्थ ऑफ गोल्ड, इट कैन इशू 100 रुपी नोट अंडर द प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम, ठीक है। ये हम एग्जांपल देख चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे 100 रुपये का नोट इशू करना है तो 40 रुपये का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। वेयर एज अंडर फिक्स फिडक्शरी सिस्टम, बैंक कैन इशू नोट ऑफ ₹40 ओनली वंस द फिडक्शरी लिमिट रीच, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि जब वो लिमिट क्रॉस होगी तब हम 40 रुपये का गोल्ड रख सकते हैं, अगर लिमिट से नीचे होगा तो नहीं रख सकते। सेफ्टी, द रिजर्व मेंटेन्स in this method serves as safeguard against excessive note issue and inflation can be checked।
अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इससे हम महंगाई को ज़्यादा जो नोट इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि हम महंगाई को भी चेक कर सकते हैं कि महंगाई कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, इफेक्टिव ऑन इकोनॉमी। दिस सिस्टम adversely affects the economy and excessive supply of money in the economy cause to create certain economic problem। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमें एक आसानी मिल गई है कि जितने भी नोट इशू कर लो हमने उसका 40 या 30% रिज़र्व रखना है, ठीक है, और ईज़िली वो रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका अफेक्ट इकॉनमी पे नेगेटिव पड़ता है क्योंकि सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है करेंसी का पूरे पाकिस्तान में, पूरी कंट्री में, ठीक है, तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है, तो इकॉनमी पे बहुत डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है अनएबल टू कंट्रोल प्राइसेस। अब अनएबल टू कंट्रोल प्राइसेस क्यों? जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है हर चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे आजकल के हालात हैं, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। अब उनको कंट्रोल करना एकदम आसान काम नहीं है, ठीक है, हालात के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइसेस कम होंगे, उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। Excessive money caused to decrease the purchasing power of currency, which badly affect the common man। अब यानी बोला परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है करेंसी की। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉकअप ऑफ गोल्ड। अब इसमें भी यही पॉइंट है कि हम लोग गोल्ड रख लेंगे, वो कहीं भी प्रोडक्टिवली हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मेथड इतना इफेक्टिव एक लिहाज से नहीं है कि हमें रिज़र्व रखना ही पड़ता है लाजमी। द डिफेक्ट विद दिस सिस्टम इज़ दैट इट लॉक्स अप द गोल्ड रिजर्व अननेसेसरीली। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी रख रहे हैं गोल्ड। सो वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर द अदर पर्पसेस। हम दूसरे जो मतलब दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम वो गोल्ड यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ नोट इशू। अच्छा, नोट इशू में कमी, ठीक है, एकदम से ज़्यादा कमी आ जाना, ठीक है। इट ब्रिंग्स अबाउट अ ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ नोट इशू इन द इवेंट ऑफ गोल्ड बीन एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। अच्छा, अब वो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि अगर हम गोल्ड, अपने मुल्क का गोल्ड बाहर किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे जो नोट इशू है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ था तो हम लोगों ने बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट करने में हमें फ़ायदा भी हो रहा है एक तरह से, लेकिन हमें जब नोट इशू करना होगा और उन्होंने कहा है कि आपने रिज़र्व लाजमी रखना है 40%, तो हमारे पास गोल्ड ही नहीं होगा रखने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम नोट इशू नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन ही क्या है कि आप जितने भी नोट इशू करने हैं उसका 40% गोल्ड आपने लाजमी रखना, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। ये था हमारा प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। अच्छा, 3 मेथड है, 2 हम पढ़ चुके हैं, लास्ट है। फिक्स मिनिमम रिज़र्व सिस्टम अलाउज द सेंट्रल बैंक टू कीप ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिज़र्व अगेंस्ट वट एवर द अमाउंट ऑफ नोट इशू। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है मिनिमम रिज़र्व सिस्टम सेंट्रल बैंक को अलाउ करता है कि जितने भी नोट इशू करने हैं आप कर सकते हो, उसके लिए आपने बस एक फिक्स्ड अमाउंट रखनी है, ठीक है। द रिज़र्व इज़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड फॉरेन एक्सचेंज और इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब उन्होंने हमें बाउंड नहीं किया कि आपने गोल्ड रखना है या सिल्वर रखना है या फॉरेन एक्सचेंज। अब उन्होंने कहा इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप एज अ रिज़र्व रख सकते हो। अब ये ज़्यादा अच्छा क्यों है? एक तरह से क्योंकि गोल्ड नहीं अगर हम गोल्ड नहीं रखना चाहते तो हम फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर हमारे मुल्क में डॉलर्स, यूरो, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी पड़ी होती है, ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे रिज़र्व में रख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम गोल्ड रखें। तो एक ये आसानी हो गई इस मेथड में। दिस मेथड इज़ बीन यूज इन पाकिस्तान आफ्टर दिसंबर 1965। ये मेथड पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है 1965 के बाद से। इंडिया इज़ ऑल्सो अप्लाइंग इट सिंस 1957। इंडिया इसको 1957 से यूज़ कर रहा है। साउथ अफ्रीका हैज़ बिन अडॉप्टेड इट इन 1930। हॉलैंड हैज़ बिन इशूइंग नोट्स अंडर दिस मेथड फॉर सो मैनी ईयर्स, ठीक है। अब उन्होंने सारा डिफरेंट कंट्रीज़ का बताया हुआ है कि कब उन्होंने स्टार्ट किया ये मेथड यूज़ करना। तो ये मेथड, अच्छा, इसके मेरिट्स क्या हैं?
सबसे पहले इलास्टिक, दिस सिस्टम इज़ मच इलास्टिक दैन अबव स्टेटेड मेथड्स। अब उन्होंने बताया कि जो हमने पहले 2 मेथड्स पढ़े हैं ये उनसे काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। क्यों? विच कैन मीट द ओवर चेंजिंग नीड्स ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसा हमने रिजर्व में गोल्ड रखना था, लेकिन हमारे पास गोल्ड है ही नहीं, तो हम सिल्वर रख लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिल्वर भी नहीं है तो हम फॉरेन एक्सचेंज रख लेंगे। हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि मतलब हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं कि अगर ये चीज़ नहीं रख सकते तो हम दूसरी चीज़ रख लेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड। अच्छा, अब हमारे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। अब वो फिक्स्ड अमाउंट सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। वो जितनी भी फिक्स्ड अमाउंट है गोल्ड, सिल्वर या फॉरेन एक्सचेंज इज़ टू बी मेंटेन्ड एज फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व, ठीक है। अब वो उसको फिक्स मिनिमम रिजर्व के तौर पे हमने लाजमी रखना ही रखना है। Therefore, it becomes much economical and the government can also change the fixed minimum reserve at any time. अच्छा, अब गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम रिज़र्व को चेंज कर सकती है, कभी थोड़ी ज़्यादा कर दे या कम कर दे, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाता है। अब देखो, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि कितना रखना है उसने मिनिमम रिज़र्व, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने मतलब जितना उसको सूट करता है वो उस हिसाब से रख सकती है। तो ये इकोनॉमिकल हो गया एक तरह से। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इसके 2 डीमेरिट्स हैं। ओवर इशुएंस ऑफ करेंसी, अंडर दिस मैथड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सेसिव नोट इशू विच कॉन्सिक्वेंटली ब्रिंग इन्फ्लेशन, दिस इन्फ्लेशन एडवर्सली अफेक्ट द इकॉनमी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब हमारा मेथड बहुत आसान हो गया करेंसी इशू करने का, नोट छाप कर पब्लिक में इशू कर देने का, तो नुकसान इसका ये है कि इजीली हम नोट तो छाप लेते हैं। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर हमारे मुल्क में करेंसी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे आजकल हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जब ज़्यादा करेंसी इशू हो जाएगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और महंगाई हो जाएगी तो आपके लिए खुद इनडायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इकॉनमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इस तरह। नेक्स्ट है करेंसी वैल्यू, एन एक्सेसिव नोट इशू कॉज द डिक्रीज इन द करेंसी वैल्यू। अब मैं ये आपको ऑलरेडी पिछले पॉइंट में ही बता चुकी हूँ कि जब हम ज़्यादा करेंसी की नोट इशू कर देते हैं तो हमारे करेंसी की वैल्यू रहती नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत कम हो जाती है। तो एक तरह से इकॉनमी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में हर मुल्क का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जब हमारा नाम आता है तो वो कहते हैं इनकी करेंसी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान एक तरह से ना बदनाम हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, ये थे 3 मेथड्स जिससे हम नोट इशू कर सकते हैं। अभी लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि पाकिस्तान में ये मेथड कब यूज़ हुआ, कौन सा यूज़ हुआ, ये आप लोग खुद एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, और आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ईजी सा टॉपिक था ये।